नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र भाई। स्वागत आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म सिंखोरी एजुकेशन पर, जहां पर मैं लेकर आ गया हूं 2022-23 का सैंपल पेपर, यानी कि साइंस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि कैसा आपका पेपर आने वाला है, कितने क्वेश्चंस यहां पर आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चंस कैसे किस टाइप के होंगे, ये दिमाग में हर बच्चे की क्यूरीज चलती रहती है। तो भाई यहां पर इसका सॉल्यूशन, ऑल इन वन सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं सिंखोरी एजुकेशन पर। यहां पर सैंपल पेपर क्लास 10th के लिए 2022 और 23 के लिए पूरा ऑल सॉल्यूशंस में बताने वाला हूं कि भाई यहां पर सीबीएसई ने आपका सैंपल पेपर रिलीज यहां पर कर दिया है। तो यहां पर हम उसकी बात करने वाला है कि कौन कौन से सैंपल पेपर में कितने क्वेश्चंस यहां पर आने वाले हैं। तो देखिएगा, बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत प्यारा सैंपल पेपर सीबीएसई ने यहां पर दिया, बहुत शानदार तरीके से बताया। भाई इस बार थोड़ा अलग तरीके से यहां पर आपको करना पड़ेगा। यहां देखना, बहुत प्यारा सैंपल पेपर यहां पर दिया, जिसमें से यहां पर मैं बात करूं आपसे कि सैंपल पेपर में से क्या दिया है। तो यहां पर सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, यहां पर आपको बताया कि जितने भी ऑल क्वेश्चंस है कंपलसरी आपको करने हैं, लेकिन इसमें से आपका जो सेक्शन ए रहेगा वहां पर 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट रहेंगे। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं, जिसमें से जो रहेंगे वो 1 मार्क्स के रहते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। जब सेक्शन बी की मैं बात करूं तो सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन रहेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि इसमें आपका 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा। नंबर 3 आपका आता है कि भाई सेक्शन सी में आपको यहां बताना 7 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का यहां पर रहने वाला है। अगले सेक्शन डी की मैं बात करता हूं। सेक्शन डी में आपका 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 5 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। जो आपके क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, ये आपके क्वेश्चंस के केस स्टडी बेस्ड यहां पर मिलने जाएंगे आपको। साथ में सेक्शन ई की मैं बात करता हूं। सेक्शन ई में आपको 3 क्वेश्चंस यहां पर मिलते हैं। भाई यहां पर आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो केस बेस्ड स्टडी और टाइप के मिलेंगे, जो आपकी 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर रहेंगे। तो भाई यहां पर इस तरह का इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया है कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं, डी में कितने हैं और ई में कितने हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या आया है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर है कि भाई यहां पर एक यहां पर बताया गया द चेंज इन कलर of most litmus paper in the given set up it due to। यहां पर एक डायग्राम दिया है कि भाई इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसमें आपको एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें सोडियम क्लोराइड मिलाया गया है। ठीक है, अब यहां पर सोडियम क्लोराइड में यहां पर ड्रॉप करते हैं, H2SO4 की कंसंट्रेशन को ड्रॉप करते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि सर इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि भाई H2SO4 के कारण क्या चेंजेस आएंगे। साथ में यहां पर देखो डिलीवरी ट्यूब है, कॉक ट्यूब यहां डाली गई है, टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां पर हम अब यहां पर पूरा आपके पता है कि इसमें मोस्ट लिटमस पेपर को यहां पर लगाया गया है डिलीवरी ट्यूब के ऊपर। तो अब यहां पर आपको बताने कि सर चेंजेस क्या आते हैं। सब पहला ऑप्शन दिया गया है कि सर यहां पर प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस के कारण चेंजेस आएगा। नहीं, यहां पर प्रेजेंस ऑफ बेस के कारण चेंजेस आएगा। अब यहां पर नंबर 3 ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन। अब यहां आपको बताना है कि कौन सा चेंजेस है। लास्ट ऑप्शन दिया गया प्रेजेंस ऑफ लिटमस व्हिच एक्ट्स एन इंडिकेटर्स। अब इसमें फर्स्ट सेकंड, भाई यह 4 चीज आपको बताएगी। इसमें से आपको ऑप्शन ए है कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है। यहां बताना है कि सर ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही रहेगा, ओनली यहां पर थर्ड स्टेटमेंट सही रहेगा, या ओनली या फोर्थ स्टेटमेंट सही रहेगा। तो भाई यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको क्लियर करना है कि जब मैं यहां पर H2SO4 को टेस्ट ट्यूब में डालता हूं तो जो कलर चेंज हो रहा है, जो यहां पर कलर चेंज हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है। कलर चेंज होगा वो यहां पर H+ आयन के कारण साफ साफ नजर आता है। किससे, जो हाइड्रोजन आयन होता है इसकी कलर चेंज की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर लेगा कौन, आपका हाइड्रोजन जो आयन होता है वो यहां पर इसकी जो बोलता ना H2SO4 में यहां पर आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, H+ आयन जो एक्वस सॉल्यूशन में आपका यहां पर होता है। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखिएगा। बहुत प्यारे, बहुत यानी कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं। यहां पर बताया कि सर ये एक इन द रेडॉक्स रिएक्शन, आपके सामने रेडॉक्स रिएक्शन दी गई है, जिसमें आपको बताना है कि सर एक रिएक्शन है जिसको मैं लिख देता हूं यहां पर MnO2 प्लस 4HCl यहां पर दिया गया है। साथ में MnCl2 प्लस 2H2O और प्लस यहां पर क्लोरीन यहां पर निकला है, Cl2 यहां पर निकला है। अब यहां पर आपको बताना है, पूरा क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद यहां पर देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि सर MnO2, यहां पर आपको सही ऑप्शन बताना है कि सर MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2 या HCl इज ऑक्सीडाइज्ड H2O। यहां पर आपको बताना है कि सर यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होगी
वो कौन सी होती, ये आपको यहां बताना है कि भाई सर यहां पर जब मैं मान के चलो कि MnO2 की जब रिएक्शन Cl के साथ करता हूं तो आपको पता है कि MnCl2 यहां पर बनता है और साथ में क्या निकल रहा है, जब यहां पर ऑक्सीजन की रिएक्शन में यहां पर करता हूं तो यहां पर क्या निकल रहा है, एक तो O2 रिलीज हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। जब मैं यहां पर आपका साथ में जब इसकी रिएक्शन में कर रहा हूं तो यहां पर क्या निकल रहा है, एक तो आपको MnCl2 बन रहा है प्लस में हाइड्रोजन भी यहां पर निकलेगा, क्योंकि देखो HCl के साथ जब रिएक्शन की जाती है तो यहां पर देखो यहां पर क्या बन रहा है आपका H2 प्लस में यहां पर क्लोरीन, तो ये आपका क्या बन रहा है भाई H2 प्लस Cl। तो यहां पर आपका नॉर्मल आपको जो रिएक्शन दिखेगी उसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा ये आपको नजर आना है भाई, इसमें से सही रिएक्शन कौन सी होती है ये आपको बताना है कि भाई इसमें यहां पर सबसे पहला ऑप्शन यहां दिया गया है कि सर MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, साथ में यहां पर बताना है कि जो HCl है वो रिड्यूस होगा या नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है कि सर यहां पर आपका MnO2 रिड्यूस होगा, तो ये चीज आपको यहां बताने की सर यहां पर कौन सा यहां पर रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, ये चीज आपको यहां पर बतानी है कि सर इसमें क्या क्या हो रहा है। तो जब आपको पता है कि सर मैंने आपको दो रिएक्शन यहां पर बताई कि यहां पर H2 और Cl2 यहां बन रहा है, ठीक है, H2 और Cl2 यहां बन रहा है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस कहां पर होगी, जहां पर ऑब्वियस सी बात है कि सर यहां पर ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन निकल रहा है तो यहां पर जो प्रोसेस है तो यहां पर कौन सी होगी, ये Cl2 निकल रहा है तो यहां ऑक्सीजन जब यहां पर निकलेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ये आपकी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। किसकी भाई, ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी जिसके द्वारा यहां पर रिएक्शन को किया जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर Cl2 निकल रहा है या हाइड्रोजन भी यहां पर देखो बन रहा है, तो यहां पर जब मैं इसकी रिएक्शन करता हूं तो यहां क्या बन रहा है आपका ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये क्या है आपकी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। ये कौन सी है, रिडक्शन की प्रोसेस होती है। याद रखिए ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन की प्रोसेस है। तो यहां से आपको पूरी आंसर यहां पर मिल जाता है कि सर ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या है कि जब मैं MnO2 के साथ Cl से करता हूं तो ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है, जहां से ऑक्सीजन निकलता है तो वो कौन सी प्रोसेस हो जाती है, आपकी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है मेरे बच्चे की, भाई यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन रिएक्शन शोन इन द अबोव सेटअप। भाई इसमें क्या किया गया है कि एक बर्नर लिया गया है, बर्नर में यहां पर वॉच ग्लास है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को डाला गया है, यानी कि Mg+2 को यहां पर डाला गया है, MgO को यहां पर डाला गया है, किसको डाला गया है, यहां पर MgO को यहां पर डाला गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को डाला गया है। अब देखना कि जब यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में यहां पर क्या कर रहे हैं, हीट भी कर रहे हैं थोड़ा सा, और हीट करने पे यहां पर सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया, यहां ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, यहां पर ब्राउन पाउडर बनेगा। या नंबर सेकंड बी है कलरलेस गैस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व भी यहां पर होगा। साथ में भाई मिल्की वेज आता है या नहीं आता है वाटर को जब गर्म करते हैं मैग्नीशियम के साथ। साथ में यहां पर बता रखा है कि मैग्नीशियम रिवन वंस विद द ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। और नंबर थर्ड के बाद नंबर 4 है रेडिश ब्राउन गैस विद स्मेल बर्निंग सल्फर हैज इवॉल्व। अब इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा, आपके सामने दिया गया कि सर यहां पर सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है, तो आपको यहां पता होना चाहिए कि सर यहां पर सही ऑप्शन कौन सा होगा। ये आपको सामने है कि सर यहां पर कलरलेस गैस होगी जिसमें यहां पर विच टर्न्स लाइम वाटर यहां पर मिल्की वेज में आता है, तो बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। सही कौन सा भाई, यहां पर कलरलेस गैस होगी और यहां पर टर्न्स लाइम वाटर में मिल्की वेज में हो जाता है, जो पानी है मिल्की वे में हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन आता है नंबर 4 आता है कि विद द रेफरेंस टू 4 गैसेस CO2, CO, Cl2, O2 वन ऑफ द ऑप्शंस इन द टेबल करेक्ट। भाई यहां पर आपको बताना है, ये पूरी टेबल दी गई है, देखो ये टेबल आप यहां पर देख लो कि सर टेबल क्या दी गई है, इसमें आपको बताना है कि सर सही आंसर क्या रहेगा, वो चीज यहां बताना है कि सर यहां पर आपको पता है जो CO2 होता है, CO2 होता है वो क्या होता है, आपको पता है कि सर CO2 जो फॉर्म मिलेगी यहां पर वो एसिडिक फॉर्म में यहां पर देखने को मिलता है। जो CO2 की फॉर्म देखने को मिलती है कि सर यहां पर जो CO2 की फॉर्म देखने को मिलती है वो कैसी होती है, एसिडिक टाइप की यहां पर मिलेगी, ये भी आपको नॉर्मल पता है। साथ में यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया कि सर यहां पर एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होता है, CO होता है, यहां पर CO2 की फॉर्म में कौन होगा, एसिडिक ऑक्साइड यहां पर होता है। और यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में यहां पर कौन सा आता है, आपका यूज ऑफ ट्रीटमेंट वाटर में आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है सर यहां पर जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन होगा वो कौन सा होगा आपका यूज ट्रीटमेंट वाटर में यहां पर अंदर आ जाता है। सर बिल्कुल एकदम सही बात है कि सर यहां पर CO2 कौन सा आता है, यहां पर CO2 क्या होगा, एसिडिक
ऑक्साइड होगा। Cl2 क्या होगा, यहाँ पर यूज ट्रीटमेंट वाटर में हो जाता है। जबकि जो यहाँ पर जब प्रोडक्ट्स ऑफ रिफ्रेक्शन की बात करता हूँ, रेस्पिरेशन की बात करूँ तो यहाँ पर, और प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कन्वेंशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपका प्रोडक्शन ऑफ रिवर्शन कौन सा होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है रेस्पिरेशन में, और साथ में प्रोडक्शन ऑफ इनकम्प्लीट कंडेंसेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आ जाता है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाई। यहाँ पर कौन सा इसका सही ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं कि भाई सर CO2 होगा, वो यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक में आता है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंडेंसेशन। यहां पर आपको लिखना है, ठीक है। अब यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का हो गया। फिर Cl2 के क्या काम करता है भाई, वाटर ट्रीटमेंट यूज करता। तो इसका आंसर आपको मिल गया कि सर इसका आंसर क्या होगा। अब देखना नेक्स्ट का मैं बात करता हूं, यहां पर ऑन ए प्लेसिंग ए कॉपर कॉइन, यहां पर बताना है कि सर इन ए टेस्ट ट्यूब containing green ferrous sulfate solution it will be observed that the ferrous sulfate solution। तो यहां पर आपको फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के बारे में बताना है कि सर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जब कॉपर के साथ जब मिलाया जाता है तो क्या होगा। जब फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को यहां पर कॉपर के साथ मिलाया जाएगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, देखो कि जब यहां पर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को यहां पर कॉपर के साथ मिलाया जाता है तो सबसे पहले यहां पर Cu को जब मैं FeSO4 के साथ रिएक्शन करता हूं तो यहां पर ये रिएक्शन होती ही नहीं है, यानी कि यहां पर ये रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां पर आपको बताना है कि ऑप्शन सही कौन सा रहेगा। तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन है टर्न्स ब्लू एंड ग्रे सब्सटेंसेस डिपोज्ड ऑन द कॉपर कॉइन। सेकंड है टर्न्स कलरलेस एंड ए ग्रे सब्सटेंस इज डिपोज्ड ऑन द कॉपर आयंस। नंबर थर्ड है टर्न्स ऑन कलरलेस ए रेडिश ब्राउन सब्सटेंस इज डिपोज्ड द कॉपर कॉइन्स। नंबर 4 है रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंजेज इन द कॉपर कॉइन। भाई यहां पर आपका है, जब मैंने रिएक्शन जब यहां पर करवाई किससे, फेरस सल्फेट से यहां पर रिएक्शन करवाता हूं, फेरस सल्फेट से यहां पर रिएक्शन करवाई तो यहां पर देखा कि कोई चेंजेस नहीं आ रहा, नो चेंज दिख रहा है भाई। कॉपर कॉइन में कोई भी चेंज नहीं यहां पर नहीं दिख रहा है भाई, इसलिए यहां पर हो रहा है कि भाई पूरा कोई भी चेंजेस यहां पर इनमें नहीं दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस आपको नजर नहीं आएगा। ये यहां पर बहुत कॉमन सी रिएक्शन आपको दिख जाएगी सर कि कोई चेंजेस दिखा नहीं दिखा है, क्योंकि यहां पर फेरस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है भाई। यहां पर फेरस क्या है आपका बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर माना जाता है। देखो यहां पर जो फेरस है वो Cu से बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए देखिएगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो भाई यहां पर अनीता एडेड ए ड्रॉप ईच डाइल्यूट एसिडिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एंड ऑन pH पेपर कंपेयर द कलर विच ऑफ द फॉलोइंग इज। यहां पर क्या पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉन्सुलेशंस, कौन सा होगा भाई यहां पर। अब आपको यहां पर बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। इसमें आपको पता है कि pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है pH ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर थर्ड आता है एसिटिक एसिड dissociate completely in the aqueous solution। नंबर डी आया एसिटेट एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहां पर आपको फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, ये बताना है। तो यहां पर आपको बताना है कि सर जो आपका आंसर आया है 6 की मैं बात करूं तो यहां पर आपको दिखेगा जो pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों होता है भाई, यहां पर आपको पता है कि सक्सेस यहां पर है कि भाई pH एसिटिक एसिड की ज्यादा होती है मोर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि यहां पर क्या है जो एसिटिक एसिड है तो वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी कि आपको पता है कि भाई यहां पर जैसे जैसे यहां पर मात्रा बढ़ती जाती है pH की तो वो आपका यहां पर बढ़ता जाएगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एसिड जब स्ट्रॉन्ग होता है तो वो किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका देखेगा कि भाई pH किसकी स्ट्रॉन्ग है, एसिटिक एसिड की ज्यादा जो pH है वो स्ट्रॉन्ग होगी किससे, यहां पर मोर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होती है। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा यहां पर ज्यादा इफेक्टिव होता है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि द फॉर्मूला फॉर, यहां पर दे रखा है 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट आंसर। अब यहां दे रखा है कि सर यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर सबसे पहला दिया गया है सी डबल बॉन्ड सी यहां पर। अब दे रखा है कि सर यहां पर क्या है कि जो आपको दे रखा है कि सर यहां पर जो आपका बॉन्ड दिया है उसमें आपको मैं बता दूं
कि सर इसमें कॉमन फैक्टर क्या नजर आ रहा है, सर इसमें कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है कि इसके पास में डबल बॉन्ड है, यानी कि यहां पर दिया गया सी डबल बॉन्ड सी और हाइड्रोजन आयन दिया गया है। ये क्या है आपका एथीन, इसका नाम पूछा है, ये क्या है आपका एथीन यहां पर आता है। नंबर सेकंड में क्या है, यहां पर दिया गया है कि सर यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, यानी कि यहां दिया गया है सी और यहां CH3 सी डबल ओ एच यहां पर दिया गया है, CH3 सी डबल ओ एच यहां पर दिया गया है। एथेनोइक एसिड, जिसको मैं क्या बोलता हूं आपका एथेनोइक एसिड यहां पर मैं बोलता हूं साथ में। अब यहां पर देखो कि मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं वापस इसके अंदर, याद रखना कि मैं इसको यहां पर कन्वर्ट कर सकता हूं किसके अंदर, आपका एथेन के अंदर। तो इसको मैं क्या बोलता हूं आपका सी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं ANE लगाते हैं, क्या लगाते हैं एन यूज करता है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं आपका एथेन यूज करते हैं, एथेन या लगाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा भाई यहां पर आपको एक कॉमन फैक्टर नजर आता है कि इसमें आपका OH ग्रुप यहां पर लगा है, OH ग्रुप लगा है, यानी कार्बन तो दो ही है, शुरू में भी दो ही थे सर, यहां पर भी दो ही कार्बन है, यहां पर भी दो ही कार्बन है, यहां पर भी दो ही कार्बन, बस यहां पर आपका सफिक्स चेंज हुआ है। सफिक्स क्या है आपका, इसको मैं बोलता हूं एथेनोल। एथेनोल एल्कोहल ग्रुप होता है ओल, ओल यहां पर लगाया हमने भाई, तीनों का आंसर मिला। इसमें पहला पूछा है आपसे A और B सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, भाई यहां पर आपको आंसर मिल गया होगा भाई इनका ये कैसे है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब इतना सा होता है कि जिस भी कार्बन के बीच में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उनको मैं क्या बोलता हूं, यदि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको मैं बोल दूंगा ये क्या है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। जबकि यहां पर कार्बन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड आया तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा, जिसके बीच में डबल बॉन्ड आता है वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाता है, जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड आता है कार्बन के बीच में वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहां पर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर मैंने बताया कि सर इसके बीच में यहां पर जो भी आएगा वो साफ साफ नजर दिख रहा है कि सर इसमें क्या आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका, अब देखना यहां पर इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स। आपको दिख रहा है कि सर इसमें से सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां पर होगा, तो इस सेल्स में आपको कहां सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने की संभावना नहीं नजर आ रही है, सबसे ज्यादा भाई अंदाजा लगा के देखो कि सर यहां पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यहां पर नजर आएगा, तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यहां पर आपको दिख जाएगा सर, यहां पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी क्योंकि ये सेल्स काफी बड़ी हैं और स्पेस भी काफी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां पर होगा, यहां पर नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूं जिसमें आपको यहां पर साथ में आपको दिखेगा इसमें जो सेल्स नजर आ रही है, ये वाली जो सेल्स है ये भी बड़ी है, तो इनमें भी आपको फोटोसिंथेसिस की मात्रा काफी ज्यादा यहाँ पर होगी, ये आपकी फोटोसिंथेसिस की मात्रा काफी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको कौन सी आती है भाई, यहाँ पर ऑप्शन दिया कि सर पहला ऑप्शन सही है ए एंड सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है या फोर्थ ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आप देख लो कि सर दो जगह सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। दो कौन सी जगह, नंबर सेकंड जगह हो रही है, नंबर थर्ड जगह हो रही है। तो आपका नंबर सेकंड और नंबर थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही है कि सर सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यानी यहाँ पर CO2 और H2 यहाँ पर ज्यादा बनते हैं और क्या बनाते हैं आपका C6H12O6 की फॉर्म में यहाँ पर बदलते हैं। याद रखना ये ग्लूकोज की फॉर्म में बदलेंगे, किसके अंदर, आपका क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूं, ये सेल्स सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, ठीक है। अब अगला देखिएगा, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट सेट अप डाउन बिलो, नेम द केमिकल इंडिकेट्स एज X, यहां पर देखा है कि सर एज X, यहां पर देखा है कि दैट कैन बी एब्जॉर्ब द गैस विच इन्वॉल्व बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये चीज आपको यहां बताना है कि सर एक बार पूरा दे रखा है, एक पूरा क्या है, बार का जार है, ये बार का जार है, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कि सर ये X क्या चीज है, X क्या चीज होती है जिससे यहाँ पर आपका पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। वापस क्वेश्चन पढ़ो कि सर यहाँ दे रखा है कि यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है जिसमें आपका एक केमिकल है
वो इंडिकेट करता है एक्स ये है। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब द गैस विच इवोल्व एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन में, तो भाई यहाँ पर मुझे बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है या CaOH होता है। आपने ये एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगा भाई, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, जहां पर आप जब प्रोडक्ट देखोगे तो इस एक्सपेरिमेंट में जो आपके गैस का नाम आता है, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको देखने को मिल जाता है। क्या कौन सा होता है भाई, एक्स की फॉर्म में आपको कौन दिखेगा, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको देखने को मिल जाता है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा था मैं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर लिखा है कि भाई इफ ए टोल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए प्योर ड्रॉप पी प्लांट, अब देन व्हाट परसेंटेज ऑफ इफ F1 और F2 जनरेशन रेस्पेक्टिवली विल बी टॉल। भाई यहां पर आपसे पूछा है कि यहां पर मान के चलो कि एक टोल पी प्लांट का क्रॉस, यानी कि क्या है कि इफ ए टोल पी प्लांट, यानी मान के चलो एक टोल पी प्लांट है, टोल पी प्लांट है, यहां पर मैं ले रहा हूं आपका, देखना यहां पर क्या बात है कि मैं बहुत सिंपल चीज यहां पर बोल रहा हूं कि इसमें आपका एक टोल पी प्लांट है, टोल पी प्लांट मैंने लिया, ठीक है। अब टोल पी प्लांट मैंने लिया तो यहां पर इसका क्रॉस मैं किससे करा रहा हूं, प्योर ड्रॉप पी प्लांट से मैं कराता हूं। एक प्योर किससे, एक प्योर पी प्लांट का क्रॉस किससे कराता हूं, यहां पर ये आपका डॉर्फ पी प्लांट, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों प्योर है तो मतलब यहां पर कैपिटल टी होगा, इसमें स्मॉल टी होगा। जब इनका क्रॉस मैं आपस में कराता हूं तो देखिएगा, जब मैं क्रॉस कराता हूं तो इसके सर ये क्या है, एक पेरेंट होता है, ये पेरेंट होता है। इसके हमको क्या बनाने पड़ते हैं, जब क्रॉस कराते हैं तो गैमीट सबसे पहले बनाने पड़ते हैं। तो गैमीट में बनाता हूं इसके, तो देखिएगा गैमीट फॉर्म करता हूं तो इसका गैमीट आता है कैपिटल टी और इसका गैमीट आता है स्मॉल टी, ठीक है। स्मॉल टी इसका गैमीट आता है। अब देखना कि जब मैं इसका यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, गैमीट बना रहा हूँ, अभी यहाँ पर मैं इनके क्रॉस करवा देता हूँ। अभी तो मैंने गैमीट ही बनवाया, अब मैं क्रॉस कराता हूँ, तो जब क्रॉस करा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाता आता है। और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया, इसकी फर्स्ट जनरेशन हो जाती है, F1 जनरेशन हो जाती है इसकी, ठीक है। अब मैं इसी को जब F2 जनरेशन कराता हूं तो इसमें क्या होगा, जब देखिएगा F2 जनरेशन में मैं यहां पर बात करूं आपसे, तो F2 जनरेशन में बात करता हूं इसी में कि भाई F2 जनरेशन में हम एक टेक्निक यूज करते हैं, पुनेट टेक्निक। इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि भाई इसमें जो F1 जनरेशन आई है तो इसका ही हम एक ग्राफ बनाते हैं कि भाई एक तरफ मेल लेते हैं, एक तरफ फीमेल लेते हैं, यहां पर एक चार्ट बनाते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सर यहां पर एक तरफ मेल लेंगे और एक तरफ यहां पर फीमेल लेते हैं, ठीक है। एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल। अब यहां पर मैंने क्या किया कि ये कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है। अब यहां मैंने लग दिया कैपिटल टी और यहां पर रख दिया मैंने स्मॉल टी। अब आपस में हम क्रॉस कराते हैं तो देखिएगा क्रॉस कराने पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्या बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी यहां पर बना है। यानी कि पूरा जो चार्ट आपका आया है यहां पर, उसमें आपको नजर आ रहा है कि सर यहां पर एक तो कैपिटल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है और स्मॉल टी है। यानी कि यहां पर आपको डोमिनेट जो दिखेगा ये F2 जनरेशन यहां पर हमको प्राप्त हो जाती है, ये F2 जनरेशन मिल गई। अब F2 जनरेशन में यहां पर जो मिला है इसमें आपका कैपिटल टी और कैपिटल टी यहां पर ये डोमिनेंट आपको नजर आता है। तो यहां पर आपकी एक कॉमन सा फैक्टर है कि सर यहां क्वेश्चन क्या पूछा है, सर F2 और F1 जनरेशन हमको मिल चुकी है। देखो यहां पर हमको F2 और F1 जनरेशन मिल गई है। इसमें क्या हो रहा है कि सर यहां पर आपका टोल पी प्लांट क्रॉस्ड हमने करा दिया है, देन परसेंटेज ऑफ F1 और F2 जनरेशन रेस्पेक्टिवली विल बी टॉल। तो यहां पर आपको जब एक ओवरऑल में रेशियो में बात करूं, ओवरऑल रेशियो की मैं बात करता हूं, तो ओवरऑल रेशियो आपको मिलता है कि सर यहां पर जो F1 जनरेशन हमको मिली है वो यहां पर 101% आपको टोल पी प्लांट यहां पर नजर आते हैं, 100% टोल पी प्लांट नजर आते हैं। जबकि मैं बात करूं आपसे F2 जनरेशन की, तो यहां पर कुछ प्लांट होते हैं जो प्योर ड्रॉप भी होते हैं। कहने का मतलब है कि यहां पर कुछ प्लांट होंगे जो ड्रॉप भी होते हैं, जो आपको ये 25% ड्रॉप प्लांट है, बाकी के 75% यहां पर क्या मिल जाएंगे, आपको टॉल पी प्लांट मिल जाएंगे। यानी कि इसका रेशियो कितना हो गया कि भाई 75% यहां पर क्या है आपका टोल प्लांट मिलते हैं। यहां पर क्या मिलते हैं, यहां पर टोल प्लांट मिलेंगे 75%। जबकि यहां पर मैं बात करूं ड्रॉप की, ड्रॉप प्लांट में आपको क्या मिलेगा, यहां पर
ये आपको 25% मिलेगा। तो आपका रेशियो क्या हो गया, F1 जनरेशन का रेशियो हो गया है 100% और F2 जनरेशन का रेशियो हो गया है 75%। ये आपको यहाँ पर रेशियो याद रखना है कि सर इसका रेशियो क्या होने वाला है। ये आपको जो बच्चा यहाँ पर नोट करना चाहता है इसका नोट भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। जो बच्चा यहाँ पर लिखना चाहता है वो लिख भी सकता है कि सर रेशियो आया कैसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी यहाँ पर मैंने बात की कि सर क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पर ये रेशियो आया कैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है कि सर क्या होने वाला है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि सर यहां पर ऑब्जर्व द 3 फिगर्स गिवन व्हिच फॉलोइंग इज द डिपिक्ट ट्रॉपिक मूवमेंट अप्रोप्रिएटली। अब यहां पर बताना है सर 3 डायग्राम है A, B और C। अब यहां पर मुझे बताओ कि सर यहां पर जो आपको ABC दिए गए हैं उनमें उनके अंदर यहां पर ये आपको ट्रॉपिक लेवल कौन सा होता है। भाई यहां पर बात की है ट्रॉपिक मूवमेंट की, ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट होती क्या है, सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं कि सर ये ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है कि कोई भी पौधा होता है, कोई भी रूट होगी और कोई भी प्लांट होगा। प्लांट की रूट होती है, एक प्लांट की रूट होती है और उसका कोई भी एपिकल पोर्शन रहता है, एपिकल पोर्शन रहता है, तो वो किसकी तरफ जाता है। भाई ये जो प्लांट की रूट रहती है और मान के चलो इसका जो पूरा स्टेम रहता है वो किधर की तरफ जाएगा, आपके एपिकल जोन की तरफ जाता है। एपिकल यानी कि शीर्षस्थ भाग की तरफ जाएगा। कौन सा भाग होता है शीर्षस्थ, कौन सा, जहां पर आपको नॉर्मली लाइट वहां से मिलती है, जहां से मेनली लाइट मिलती है, जो पार्ट आपका फूड बनाता है, यानी फूड एब्जॉर्ब करेगा। भाई यहां पर आपको मेनली आपको नजर कौन सा आता है, ट्रॉपिक मूवमेंट कौन सा दिखेगा। अब देखिएगा ट्रॉपिक मूवमेंट कौन सा होता है कि यहां पर आपको एक कॉमन ऑप्शन नजर आ रहा होगा कि सर ट्रॉपिक ऑप्शन में आपको यहां पर एक कॉमन फैक्टर कि सर यहां पर ये रूट नीचे आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है कि सर यहां पर रूट नीचे की तरफ है लेकिन यहां पर ये पूरा स्टेम नीचे की तरफ है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर रूट ही ऊपर की तरफ है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाता है कि सर यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है लेकिन ये रूट ही ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ रूट नीचे से है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एकदम सही ऑप्शन है कि सर ये जो इसकी रूट है वो यहाँ पर कहां पर है, जमीन की तरफ आती है और ये आपका जो स्टेम है वो कहां पर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं बता सकता हूं कि सर इसके अंदर क्या है आपका ओनली यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम डी, देखो यहाँ पर ऑप्शन सी ये सही है लेकिन यहां पर ऑप्शन डी सही है। देखो ये ऑप्शन डी सही होगा ये वाला, लेकिन यहां पर जो डायग्राम है वो सी सही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर मैंने 11 की बात कर ली, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। इसके पास में क्या है, द डायग्राम शोन बिलो द डिपिक्ट पोलिनेशन, चूज द ऑप्शंस दैट विल बी शोन मैक्सिमम वेरियस इन द ऑफस्प्रिंग। अब यहां पर आपको दिया गया है कि सर यहां पर ए बी सी डी यहां पर दिया गया है, तो यहां पर आपको बताना है कि वेरिएशन सबसे ज्यादा किसमें आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि मान के चलो कि मैं एक ही प्लांट है, कोई भी एक प्लांट है उस पर यहां पर क्या करा रहा हूं, क्रॉस करा रहा हूं। यहां से ये फूल है, इसका फूल है, ये यहां पर ये प्लांट है, ये इसका फूल है, ये इसका फूल है। अब यहां पर मैं दोनों का क्रॉस करा देता हूं तो यहां पर वेरिएशन आएगा। या मान के चलो मैं यहां पर दूसरा प्लांट लेता हूं और इस प्लांट का फूल को मैं यहां से वेरिएशन कराता हूं, किसका वेरिएशन आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि इसका वेरिएशन दोनों का ज्यादा आता है। तो यहां देखो कि सर वेरिएशन किसमें, कि सर ये प्लांट फर्स्ट है, ये प्लांट सेकंड है, ठीक है। अब यहां पर एक प्लांट फर्स्ट का ये आपका फूल है, यहां पर एक दूसरा फूल ये प्लांट सेकंड का, दोनों को आपस में क्रॉस करा रहा हूं, ये डी है, इसमें वेरिएशन आएगा। भाई इसमें क्या आएगा, वेरिएशन आता है, ये इसमें वेरिएशन आएगा, ठीक है। अब यहां देखना कि इसमें ही आपका बी ऑप्शन की बात करते हैं, किसकी, बी ऑप्शन की बात करते हो। बी ऑप्शन में कॉमन फैक्टर नजर क्या आता है कि सर यहां पर बी ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन में यहां पर इसका फूल है और सबसे बी ऑप्शन में एक दूसरे के साथ करा रहे हैं क्रॉस, तो ये क्या है आपका डी में, इस बी में भी क्या आता है, वेरिएशन आता है सर, इसमें भी वेरिएशन आएगा। जबकि ए में वेरिएशन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेशन करा रहा है, ये भी आपका सी भी सेल्फ पोलिनेशन करा रहा है, जबकि यहां पर बी और डी क्या कराते हैं, क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस यहां पर कर रहे हैं, याद रखना। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि सर यहां पर आपका ये ऑप्शन आपको सामने कौन कौन से आ रहे हैं, बी और डी ऑप्शन यहां पर दिख रहे हैं, वो एकदम करेक्ट यहां पर आपको दिखेंगे। सर बी और डी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट दिखेंगे, तो यहां पर ऑप्शन बी एकदम सही होगा
कि बी ओ डी यहां पर एकदम करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस यहां पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब देखना, ए कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स causing the connecting copper wire to become hot. As temperature of the wire increase, the electrical resistance of wire. भाई यहां पर आपको बताना है कि सर यहां पर एक क्या है कि एक कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर ए सेवरल मिनट्स, भाई यहां पर कनेक्टिंग ए कॉपर वायर अब बिकम ए हॉट। भाई यहां पर एक वायर है, यहां पर एक वायर है, इसमें यहां पर हम क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं और ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसमें हम यहां पर क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, ये गर्म हो जाता है। ये किसका वायर है, ये यहां पर कॉपर का वायर होता है। ये क्या, कॉपर का वायर होता है, ये गर्म हो जाता है। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, एटॉमिक इफेक्ट बढ़ेगा या रेजिस्टेंस बढ़ेगा। भाई यहां पर आपको पता है कि यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब गर्म हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहां पर आपको दिख रहा है कि इसका रेजिस्टेंस भी यहां पर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो यहां पर ये चीजें इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है। याद रखना कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, भाई यहां पर आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन क्या, डिक्रीज है, रिमेन द सेम, इंक्रीज हो रहा है, या इंक्रीज फॉर द सेम टाइम देन डिक्रीज। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि सर ये कैसा, भाई यहां पर टेम्परेचर भी देखो कॉपर वायर है तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि सर ये कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे सर ये कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। याद रखना ये कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा, इसमें दे रखा है कि एक कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल ऑफ मैग्नेट। भाई एक कॉपर वायर है, कहां रखा हुआ है, एक नॉर्थ पोल की तरफ, एक साउथ पोल की तरफ। ठीक है, अब यहां पर मुझे बताओ कि एक नॉर्थ पोल की तरफ है, एक साउथ पोल की तरफ है, एक वायर है कि भाई यहां पर द करंट इन वायर कैन बी रिवाइज द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन बी चेंज्ड ओवर इन हाउ मेनी ऑफ द 4 डायरेक्शन शोन कैन बी फोर्स ऑन द वायर। भाई यहां पर मुझे बताओ, आप दिमाग लगाओ कि सर यहां पर एक वायर है जिसको हमने रखा है कि भाई यहां पर एक नॉर्थ पोल की तरफ और एक पोल है आपका साउथ पोल की तरफ। तो ये जो आपका वायर रखा हुआ है, एक वायर है, यहां पर हमने एक वायर को रख दिया, एक नॉर्थ पोल की तरफ है आपका, एक यहां पर नॉर्थ डाला है या साउथ डाला है या ईस्ट डाला है और यहां वेस्ट डाला है। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है कि सर इसमें क्या हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ ज्यादा जाएगा। अब यहां पर देखो कि यहां पर कहने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो यहां पर मान के चलो, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की, कि सर यहां पर मैंने एक नॉर्थ पोल पर रखा है, एक साउथ पोल पर रखा है। अब मैग्नेटिक फील्ड जब मैं इधर रखता हूं तो आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड जाता है। अब इस वायर को मैं रखता हूं तो कुछ इस तरह से यहां पर नजर आएगा, ये कुछ इस तरह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर दिखेगा। मान के चलो मैं जब यहां पर इधर की तरफ साउथ पोल रख देता हूं, इधर की तरफ नॉर्थ पोल रख देता हूं, एक्सचेंज कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बह रहा है, इधर की तरफ बह रहा है, आपको पता है, तो मैग्नेटिक इधर की तरफ बह रहा है, तो भी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये भी इधर की तरफ आपको दिखता है, ये भी आपको इधर की तरफ ही वायर दिखेगा। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, वो आपको यहां पर नजर आ रहा है कि सर ये दोनों कंडीशंस में सेम नजर आ रहा है, दोनों कंडीशंस में आपको सेम नजर आ रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन में क्या सेम नजर आ रहा है। यानी कि यहां पर आपका जैसे मान के चलो मैंने साउथ टू नॉर्थ भी कर लिया तो भी करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है यहां पर, लेकिन जो मैग्नेटिक इफेक्ट करंट है वो वायर कुछ इस तरह से दिखेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दिखेगा। तो यहां पर आपको भाई 4 डायरेक्शन, यहां पर कितनी डायरेक्शन है, 2 डायरेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगी, 2 डायरेक्शन ओनली, यहां पर 2 डायरेक्शन आपको देखने को मिल रही है, ज्यादा नहीं। अब देखना नंबर 15, प्लास्टिक इन सॉल्यूशन सराउंड ए वायर हैविंग डायमीटर डी, यानी डी क्या है आपका, ये डायामीटर है, डायामीटर है। ठीक है, लेंथ क्या है आपकी आई, ये क्या है, आई क्या है, लेंथ आई है। एज शोन डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, भाई यहां पर आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, वायर वुड बी प्रोड्यूस बाय इंक्रीजिंग इन द, यहां पर आपको बताना है कि इमेज पूरा पोल दिया गया है,
ठीक है। अब पोल्स में आपको क्या नजर आ रहा है, प्लास्टिक सॉल्यूशन है जिसमें आपका डायमीटर है वो ये है और मेटल कोर्स ये है। तो यहां पर आपको पता है कि भाई रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, भाई आपको पता है रेजिस्टेंस समानुपाती होता है यहां पर किसके, रेजिस्टेंस RESISTANC ही रेजिस्टेंस यहां पर लेंथ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लेंथ के एकदम बराबर होगा। लेकिन जो एरिया है वो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है कि भाई यहां पर रेजिस्टेंस है, ये क्या है आपका रेजिस्टेंस होगा वो किसके एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखना कि भाई यहां पर जैसे मान के चलो मैंने यहां पर लिखा रेजिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती एरिया, तो एरिया कैसे भाई, यहां पर एरिया क्या है, इसका डायमीटर होता है, ये डायमीटर होता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां पर याद रखना इसके में आपको कॉमन फैक्टर दिखेगा कि सर डायमीटर d है वो वायर का होता है, ये डायमीटर दिख रहा है वो d, ये किसका है, ये वायर का डायमीटर होता है। ये कंफर्म हो जाता है कि सर यहां पर जो डायमीटर दिख रहा है वो किसका, पोल का नहीं होता, वो वायर का डायमीटर होता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये याद रखिएगा कि इसमें आपको जो डायमीटर दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, इसमें आपको एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है कि सर इसमें रेजिस्टेंस दिख रहा है वो आपका R समानुपाती है लेंथ के, लेकिन R ही व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के। तो आपको नजर आता है कि सर इसका जो डायमीटर है, डायमीटर यानी कि यहां पर आपको जो डायमीटर है वो d यहां पर किसका है, वायर का डायमीटर होगा, किसका है, वायर का डायमीटर होगा। ये यहां पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली describes the magnetic field around a long straight wire carrying current। अब यहां पर आपको बताना है कि सर इसमें लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट कौन सा होता है, ठीक है। अब यहां मुझे बताओ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट कौन सा होता है इसमें, यहां मुझे बताओ। क्वेश्चन देखिएगा यहां पर अगला क्वेश्चन यहां देखिएगा, अगला क्वेश्चन वो डिसअपियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर। अब यहां पर आप क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, क्या क्वेश्चन कह रहा है उसमें देखिएगा कि यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, उसमें यहां पर आपको दिया गया सर ऑप्शन डी यहां पर सही है उसका, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूं, बहुत सही है। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है कि सर कौन सा आंसर एकदम सही है, ये चीज यहां बतानी है। सबसे पहला रीजन कि सर इसमें आपका पहला दिया गया रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये सबसे पहला इसमें आपका पहला है कि सर ए और बी ऑप्शन सही, यानी कि यदि ए और आर ट्रू, यानी कि जो आपका यहां पर आता है कि असोसिएशन और रीजन दोनों सही है, तो आपको क्या लगाना है, ऑप्शन ए लगाना है। यदि आपका ए और आर सही है तो ऑप्शन ए लगाना है, यानी कि दोनों सही है, तो यानी ए इसमें से ए सही है और जो आर है वो यहां पर क्या होगा, करेक्टली एग्जामिन, तो उसके लिए आपको यहां पर ऑप्शन ए लगाना है। ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स है तो ऑप्शन सी लगाना है, ठीक है। ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू है तो ऑप्शन डी आपको यहां पर लगाना है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पहला दिया गया सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी। जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड में क्या आ रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड है वो क्या है आपका डिकम्पोजिशन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आता है सिल्वर ब्रोमाइड। बिल्कुल सही बात है कि सिल्वर ब्रोमाइड यहां पर ये याद रखना कि सिल्वर ब्रोमाइड है वो डिकम्पोजिशन में काम आता है आपका, एकदम सही बात है कि भाई ए ऑप्शन सही हो तो यहां पर आपको क्या लगाना है, और आर फॉल्स हो तो आपको ऑप्शन सी यहां पर लगाना है। तो भाई ए तो अभी तक सही है, यहां पर ए ऑप्शन सही है। अब देखो ए यानी कि असर्शन यहां पर सही है, रीजन सही है क्या नहीं है, देखना लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल गलत बात है भाई, ये दोनों जो ऑप्शन है मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर ऑप्शन सी एकदम सही होगा, ऑप्शन सी एकदम सही होगा क्वेश्चन नंबर 17 में। यहां पर अब देखना क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बता रहा है कि सर यहां पर असर्शन पढ़िएगा एक बार, हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एंड इट्स दस जर्नली कंट्रोल्ड। बिल्कुल सही बात है कि भाई यहां पर पी प्लांट का यहां पर कंट्रोल किया जाता है, इसकी एफिशिएंसी को कंट्रोल किया जाता है। साथ में रीजन क्या है, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ
मार्किंग प्रोटीन्स इन द सेल। भाई ये क्या है, मार्किंग प्रोटीन की जाती है। भाई यहाँ पर सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मार्किंग, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर सही आ रहे हैं। अब दोनों स्टेटमेंट सही हो तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा लगाया जाता है, यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों सही हो तो ऑप्शन ए यहाँ पर लगाया जाता है। सर ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही आता है क्योंकि दोनों ही रीजन यहाँ पर दोनों सही है। अब देखिएगा नंबर 19 की बात करता हूं कि इसमें एम्फीबियंस कैन बी टॉलरेट मैक्सिमम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और रीजन क्या है, एम्फीबियंस आर एनिमल्स विद 2 चैम्बर हार्ट। भाई आप जो एम्फीबियंस होते हैं उसका 3 चैम्बर हार्ट होता है, ना कि 2 चैम्बर हार्ट नहीं होगा। याद रखना, इसका 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट नहीं होता है, ये याद रखना। इसके अंदर यहां पर आपको क्या नजर आता है कि जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें आपका एम्फीबियंस के पास में 2 चैम्बर होगा, 3 चैम्बर होगा, यानी आपको पता है कि सर यहां पर ये असर्शन तो सही है लेकिन जो रीजन है वो गलत, क्योंकि एम्फीबियंस के पास में 2 चैम्बर हार्ट नहीं होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। 3 चैम्बर क्या होगा आपका, हार्ट यहां पर होगा। तो यहां पर ऑप्शन सी एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 में यहां पर क्या दे रखा है, ऑन फ्रीली सस्पेंडेड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इट्स कम्स टू रेस्ट इन ज्योग्राफिकल, यहां पर क्या दे रखा है, डायरेक्शन दे रखा है कि नॉर्थ टू साइड, नॉर्थ टू साउथ। अब रीजन क्या है कि वन एंड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट ऑफ सोलेनोइड बिहेव्स एज ए नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड साउथ पोल जस्ट लाइक बार मैग्नेट। भाई यहां पर मुझे बताना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, कि सर इसमें आपको कॉमन फैक्टर दिख रखा है कि इसमें कि एक फ्रीली सस्पेंडेड करंट जा रहा है, वो कैरिंग सोलेनोइड यानी कि इट्स कम्स टू रेस्ट फॉर्म में आएगा। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन में आपको पता है कि सर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब यहां से नॉर्थ से साउथ की तरफ ही यहां पर जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, एकदम सही बात है कि सर ये स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पर दे रखा है एंड ऑफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट ऑफ द सोलेनोइड बिहेव नॉर्थ टू पोल यानी कि और साउथ पोल एंड जस्ट लाइक ए मैग्नेट। बिल्कुल ये जो जा रहा है ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो क्रिएट करता है, बिल्कुल, और स्ट्रेट जाएगा, एकदम स्ट्रेट जाता है। तो ये एकदम सही माना जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाता है। क्यों है, क्योंकि नॉर्थ टू साइड जाते हैं तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहां पर निकलेगा। ये मैग्नेटिक करंट का फंडा है भाई। अब देखना मैं यहां पर बात कर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 में यहां पर आपको दे रखा है कि सर इसके अंदर यहां पर दे रखा है कि सर एक क्लियर सॉल्यूशन ऑफ स्लीक्ड लाइन is made by dissolving calcium hydroxide in excess of water. This solution is left exposed to air. The solution slowly goes milky as a faint white precipitant from explain why is a faint white precipitate from support your response with the help of chemical equations. अब यहां पर बताना है कि सर यहां पर केमिकल इक्वेशंस के जरिए आपको यहां दिखाना है कि इसमें क्या है। केमिकल यदि मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करता हूं तो यहां पर क्या बनता है, ये चीज यहां पर बताना है। सर ये सोल्यूबल होगा या नहीं होगा, वाटर सोल्यूबल होगा। देखो आपको पता है कि सर यहां पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस है, ये कैसा होता है, ये तो आपको पता है कि सर ये वाटर सोल्यूबल होता है। ये वाटर कैसा होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। साथ में मैं इसकी रिएक्शन करा दूं CO2 के साथ में, जब रिएक्शन करा देता हूं तो सोच के देखो, जब रिएक्शन कराता हूं तो कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर बन रहा है। क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट यहां बन रहा है। अब ये यहां पर जो मैंने आपकी वाटर सोल्यूबल जो कार्बन यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई, ये आपका वाटर सोल्यूबल होगा। साथ में यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में यहां पर वाटर बनता है, H2 बनता है। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो वाटर में सोल्यूबल होगा या नहीं होगा, भाई ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, वाटर सोल्यूबल यहां पर ये नहीं होता है, जबकि यहां पर ये वाटर सोल्यूबल होता है। ये याद रखना, ये यहां पर याद रखना कि सर इसके अंदर यहां पर क्या है कि सर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन करवाई तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वो कैसा होगा आपका, वाटर सोल्यूबल नहीं मिलेगा आपको। कैसा, वाटर सोल्यूबल बिल्कुल भी यहां पर नहीं मिलता है, ये याद रखना। क्वेश्चन को देखो एक बार कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो चीज यहां देखो। अब मैं यहां पर बात करूं अगले, क्योंकि यहां पर आप देखते हैं कि कैल्शियम जो कार्बोनेट होते हैं उसके पास में आपको कॉमन फैक्टर क्या दिखेगा, सर इसके पास में व्हाइट पार्टिकल्स नजर आते हैं।
व्हाइट पार्टिकल नजर आते हैं, ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, व्हाइट पार्टिकल नजर आते हैं, वाटर सोल्यूबल नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब देखो कीर्ति एडेड ए डाइल्यूट, भाई इसी क्वेश्चन में कीर्ति एडेड ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइक एसिड 4 मेटल एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन द टेबल गिवन, भाई टेबल दी गई है ब्लो, यहां पर मेटल दिया गया है किसने, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक, कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम, जिंक यहां पर दिया गया है। तो यहां पर मुझे बताओ कि सर इसमें कौन कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, यहां पर तो भाई कौन सा सही आंसर होगा, यहां मुझे बताओ कॉपर, यहां पर कॉपर सही होगा या नहीं होगा, कॉपर बिल्कुल भी सही नहीं होगा भाई, आयरन लोहे में बिल्कुल सही पता है, यहां मैग्नीशियम भी एकदम गलत होगा, और यहां पर क्या जिंक एकदम सही होता है, बिल्कुल सही बात है। जिंक क्लोराइड यहां पर बनता है, बिल्कुल जिंक यहां पर क्लोराइड बनता है, Cu यहां पर बनेगा, बिल्कुल सही बात है। कॉपर सही होता है, कॉपर के साथ जिंक बनाता है, बिल्कुल सही बात है, कॉपर के साथ बनाएगा, साथ में यहां पर मैग्नीशियम के साथ नहीं बनाता है, मैग्नीशियम के साथ नहीं बनाएगा, बिल्कुल सही बात है, मैग्नीशियम के साथ नहीं बनेगा, और फेरस के साथ भी यहां पर, आयरन के साथ भी यहां पर बन जाता है, आयरन के साथ बन जाता है। तो ये याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि देखो Fe की जब यहां पर रिएक्शन कराता हूं, यानी कि जब मैं Fe की रिएक्शन HCl के साथ कराता हूं तो यहां पर क्या बनता है, Fe की रिएक्शन FeCl2 बनेगा, FeCl2 या FeCl3 यहां पर बनता है, और साथ में हाइड्रोजन यहां पर निकलेगा, H2 यहां पर निकलता है। और इसी में यदि मैं यहां पर आपको जिंक की रिएक्शन जब HCl के साथ कराता हूं तो यहां पर क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड यहां पर बनेगा, जिंक क्लोराइड यहां पर बनता है, प्लस में हाइड्रोजन यहां से निकलता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहां पर ये लाइफ लॉन्ग काम आता है, लाइफ लॉन्ग कंट्रोल, ये आपका काम आता है कि सर ये फेरस और जिंक होता है, यहां पर रिएक्शन करके कुछ इस तरह से रिएक्शन करते हैं कि सर ये रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, कुछ इस तरह से रिएक्शन करते हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन ब्रीदिंग ऑन द हार्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, गिव एग्जांपल्स। भाई यहां पर आपको बताना है कि भाई यहां पर यदि मोड ऑफ एक्शन इन ब्रीदिंग ऑन हार्ट डिफरेंट फ्रॉम द रिफ्लेक्स, अब यहां पर बताना है कि हार्ट बीट कैसा एक्शन होता है, भाई हार्ट बीट कैसा एक्शन होता है, यानी कि वो इनवॉलेंट्री होगा या वॉलेंट्री होता है, यानी कि कैसा भाई हार्ट बीट की यहां पर बात कर रहा हूं मैं, हार्ट बीट कैसा होता है भाई, आपको पता है कि भाई यहां पर ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, कैसा लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, इसमें कोई हमारा वश नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्शन यहां पर होता रहेगा, याद रखना इनवॉलेंट्री एक्शन यहां पर होगा, ये हार्ट बीट लाइफ लॉन्ग यहां पर चलता रहेगा। ठीक है, और ये इसके द्वारा मेन आपका कंट्रोल द ब्रेन को कंट्रोल करता रहेगा, ये आपका यहां पर रहेगा, सर बेसिक ब्रेन को भी कंट्रोल करता रहेगा आपका लाइफ लॉन्ग यहां पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि पेटेंट्स whose gall bladder are removed are recommended to eat less oily food by, मान के चलो मैं गॉल ब्लैडर को ही निकाल देता हूं, यानी कि ये आपका गॉल ब्लैडर है, इसको ही मैं क्या कर रहा हूं, आपका रिमूव यहां पर कर रहा हूं, इसी को मैं यहां पर कर रहा हूं, रिमूव यहां पर कर रहा हूं। तो क्या हालत यहां पर हो जाती है, जब आपको पता है कि भाई बाइल जूस कहां से बनता है, भाई लीवर में से आपका क्या निकलता है, पित्ताशय में से क्या निकलता है, बाइल जूस यहां पर निकलेगा। मान के चलो जो पित्ताशय होता है, लीवर होता है हमारा, लीवर के अंदर से ही मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, आपका गॉल ब्लैडर को यहां से निकाल देता हूं। तो आपको पता है सर लीवर जो होता है बहुत अहमपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें से जो गॉल ब्लैडर होता है उसका मेन फंक्शन क्या होगा कि भाई यहां पर से आपको निकलता है कि भाई यहां पर लीवर में से आपका जो बाइल जूस है, बाइल जूस तो निकलेगा, जूस निकलेगा, लेकिन गॉल ब्लैडर ही नहीं होगा, गॉल ब्लैडर ही नहीं होगा तो मैं क्या बच्चे की गॉल ब्लैडर नहीं है, तो इस ये जो जितने भी फैट ऑयल्स होते हैं, फैट ऑयली पार्टिकल होंगे उनको कंज्यूम, जिनको कंज्यूम या एब्जॉर्ब कौन करता है भाई, एब्जॉर्ब करने का काम को किसका होता है, गॉल ब्लैडर का होता है। ये याद रखना कि आगे से ये गलती ना हो कि भाई गॉल ब्लैडर का मेन काम क्या होगा, आपकी जो लीवर है उसमें से आपका इसको कंज्यूम करने का काम होता है, ये याद रखिएगा। भाई यहां पर आपका गॉल ब्लैडर का मेन काम क्या होता है, यहां पर
फूड जो ऑयली फैट ऑयल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का यहां पर काम होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करता हूं, यहां देखिएगा, द नेम द सब्सटेंस आर द देन वाटर दैट आर रीअब्सॉर्ब ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन, व्हाट आर two parameters that decide the amount of water that is reabsorbed in kidney। भाई वाटर में ये वाटर में किडनी के द्वारा, आपको पता है कि ये किडनी है हमारी, ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी है हमारी शरीर में, ये क्या है, किडनीज है, ठीक है। अब ये क्या है, आपका किडनी है, इसमें से आपको रीएब्जॉर्प्शन के 2 पैरामीटर्स बताने हैं। यहां पर 2 पैरामीटर्स बताने हैं कि भाई इसमें वाटर किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, कितना यूरिन थ्रू करना है और वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, ये चीज यहां पर कौन बताएगा। भाई यहां पर कितना वाटर, यानी कि जो वाटर है, आपको पता है कि भाई किडनी के अंदर यहां पर वाटर जो यूरिन छानता है, फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। आपको पता है कौन करता है, यहां पर इसमें होते हैं नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन का मेन काम क्या होगा, नेफ्रॉन का मेन काम होता है यहां पर इसमें फिल्ट्रेशन करना, फिल्ट्रेशन करना काम होता है। और बॉडी को कितना वाटर चाहिए, बॉडी को कितना वाटर चाहिए, बॉडी को कितना वाटर चाहिए कौन डिसाइड करता है, भाई किडनी में नेफ्रॉन डिसाइड करेगा। और वाटर यूरिन कितना छन्ना, यानी कि यूरिन में से जो वेस्ट पार्टिकल्स है वो निकालने का काम कौन करता है, आपका छानने का, वो भी आपका नेफ्रॉन ही करता है। तो यहां पर ये डिसाइड करता है कि किडनी से आपका यूरिन छनता है, ये आपको पता है। अब देखना 25 बहुत ही मतलब बहुत शानदार सवाल आता है कि इसमें आपको दिखेगा स्टेट द फिनोमिना ऑब्जर्व इन द एब्जॉर्ब डायग्राम। यहां पर एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द डायग्राम विच ऑफ द 2 लाइट्स मेंशन्ड अबोव विल हैव द हायर वेवलेंथ। अब यहां बताना कि द स्टेट ऑफ फिनोमिना ऑब्जर्व द अबोव द डायग्राम एक्सप्लेन विद द रेफरेंस द डायग्राम विच ऑफ द 2 लाइट्स mentioned above the will higher wavelength। अब यहां पर आपको एक डायग्राम बनाना है जो हायर लेंथ पर आपको दिखे। भाई यहां पर आपको पता है कि 2 वेवलेंथ पर डायग्राम पे 2 हायर लेंथ पर दिखे, वो यहां पर बनाना है कि भाई कौन कौन सा हो रहा है। स्टेट द फिनोमेना, ऑब्जर्व द डायग्राम, एक्सप्लेन द रेफरेंस। देखो सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर आप जब एक व्हाइट लाइट को एंटर कराते हैं किसके अंदर से, भाई आपको पता है बिब्जोर आपने पढ़ा है कि सर एक जब मैं व्हाइट लाइट को एंटर कराता हूं, जब व्हाइट लाइट को मैं, ये क्या है आपकी व्हाइट लाइट को मैं जब एंटर कराता हूं, ठीक है, तो यहां पर जब मैं व्हाइट लाइट को निकालता हूं, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, आपको पता है सबसे नीचे यहां पर क्या निकलता है, ये आपकी ये रेड लाइट यहां पर निकलेगी, ठीक है। और इसके बाद यहां पर इसमें उसके ऊपर की तरफ यहां पर ये आपकी नॉर्मल वेवलेंथ है, इसमें दूसरी लाइट कौन सी निकल रही है, सबसे पहले तो रेड है, उसके बाद यहां पर येलो निकल रही है। अब मुझे बताओ कि इसमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है। भाई जिसमें यहां पर वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है वो चीज यहां पर हम डिसाइड करते हैं कि सर यहां पर ये आपका डायग्राम दे रखा है, प्रिज्म है, प्रिज्म में से यहां पर मैं निकाला कि सर यहां पर एक तो येलो है, एक ब्लू है, ठीक है, या रेड है। जैसे मान के चलो रेड निकाली है या ब्लू निकाल दी मैंने, इसकी जगह मैंने ब्लू कर दिया इसको, ये ब्लू कर दिया इसको, ठीक है, ब्लू कर दिया, रेड कर दिया। अब मुझे बताओ कि इसमें से किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। देखो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, यहां पर वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है। भाई यहां पर येलो की ज्यादा होती है, ब्लू की कम होती है। ये याद रखना कि येलो की ज्यादा होती है, ब्लू की कम होती है, बिकॉज ऑफ बेंडिंग। यानी कि यहां पर आप बोलते ना बेंडिंग कौन ज्यादा कर रहा है, यहां पर देखो बेंडिंग ज्यादा कौन कर रहा है, बेंडिंग यहां पर ब्लू ज्यादा कर रहा है। भाई यहां पर बेंडिंग कौन ज्यादा कर रहा है, ब्लू ज्यादा बेंडिंग कर रहा है, बिकॉज ऑफ भाई यहां पर इसकी वेवलेंथ कैसी है, यहां पर इसकी वेवलेंथ को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया है। यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं कि सर बेंडिंग यहां पर ज्यादा हो रही है, ये जो बेंडिंग आपको दिख रही है यहां पर, ये क्या है आपकी बेंडिंग। बेंडिंग कैसी है भाई, ज्यादा किसकी है, ब्लू की ज्यादा है यहां पर, इसलिए हम इसकी वेवलेंथ को क्या कर रहे हैं भाई, कम कर रहे हैं। ये इसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है कि इसकी वेवलेंथ क्या कैसी है भाई, यहां पर ये एक सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो लिखना चाहता है वो लिख भी सकता है साथ साथ में। अब देखना इसका अगला यहां पर दे रखा है कि इसमें यदि मैं डबल डायरेक्शन में करता हूं, डिस्पर्स एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट की मैं बात करता हूं कि भाई इसमें हाउ विल यू यूज आइडेंटिकल प्रिज्म दैट a narrow beam of light
10। यहाँ पर प्रिज्म इमर्ज, यानी कि दो प्रिज्म को जब मैं इमर्ज कर देता हूं साथ में तो क्या होगा, तो भाई यहाँ पर जब दो प्रिज्म को इमर्ज कर रहा हूं तो देखना इसमें क्या हो रहा है, इसी पार्ट में यहाँ पर मैं लाइट को यहाँ पर क्या कर रहा हूं भाई, इसके पास में, जैसे मान के चलो ये है, ये प्रिज्म है, इसी को मैं यहाँ पर उल्टा और सीधा यहाँ पर लगा देता हूं। तो इसमें जब हम लाइट निकालते हैं, इसमें से हम वेवलेंथ डालते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ पर लाइट डालेंगे। ये आपने लाइट डाला, ये इधर गया और यहाँ से इस तरह से यहाँ पर लाइट जाती है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से आपको देखना है कि सर इसमें डिस्पर्स एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट कौन सा होगा, डिस्पर्स ऑफ एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट कौन सा होता है भाई। सर ये जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा एंगल है, डिस्पर्स एंगल ऑफ लाइट होता है। कौन सा होता है, डिस्पर्स एंगल ऑफ लाइट होता है। ये किसका है, ये प्रिज्म होता है। ये आपके क्या है, दोनों प्रिज्म है भाई, ये दोनों प्रिज्म है जिसमें से ये आपका एक एंगल होता है, जो आपको यहां पर एक अंदाजा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। A lot of waste is generated in a neighborhood, however almost all it is biodegradable. What impact will it have on environment in human health? अब आपको ऑब्वियसली पता है कि भाई यहाँ पर जैसे मान के चलो जितनी बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं, जो मान के चलो हमारे एनवायरमेंट होता है, जो एनवायरमेंट को क्या कर रही है भाई, हमारे एनवायरमेंट को क्षति यहाँ पर पहुंचा रही है, हमारे एनवायरमेंट को यहाँ पर नुकसान पहुंचा रही है। अब यहाँ पर एनवायरमेंट को यहाँ पर क्या कर रही है भाई, यहाँ पर जो आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज होती है, वो एनवायरमेंट को यहाँ पर जैसे मान लो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये आपका पोल्यूशन फैला रहे हैं। जैसे मान के चलो प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक ये आपका पोल्यूशन फैला रहा है। ये अब यहाँ पर जैसे मान ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, आप देखते हो कि प्लास्टिक ऐसी चीज है जिसको आप जलाते हो तो बहुत खराब गैस निकलती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड वहां से निकलेगी। और यहाँ फ्रिजों में से, आपके फ्रिज में से क्या निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहां से निकलती है। तो ये आपकी ओजोन लेयर को यहाँ पर पूरा गला देती है। यानी कहने का मतलब जो अब नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं वो आपकी एक तरह से बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को क्षति करती है, जिस पर जो आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बता रखा है कि यहाँ पर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन मेथड अबोव इन, यहाँ पर पहला दिखा है कि एंड है, गिव वन एग्जांपल फॉर टाइप इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। क्वेश्चन को देखो भाई, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 27 में a प्लस बी प्लस सी याद रखा है। इसमें आपको बताना है कि सर ये कौन सा होगा, इनमें से कौन सी रिएक्शंस यहाँ पर आने वाली है, ये चीज आपको यहाँ पर दिखाना है। इसके में किस डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी होती है। सर जो पहली रिएक्शन दिख रही है इसमें ओनली यहाँ पर क्या है, ए दे रखा है, यहाँ पर ए दे रखा है। तो ये जो रिएक्शन आपको नजर आ रही है इसमें ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और जो आपको ये रिएक्शन दिख रही है सेकंड, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, याद रखना। इसके अंदर यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, पहली वाली डिस्प्लेसमेंट है और ये दूसरी वाली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये वाली आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 28, यदि आपको इसको डिटेल्स में जानना है, यहाँ पर ज्यादा डिटेल में मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कैसे होगा। और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको फुल ऑन आंसर शीट आपको वहां मिल जाएगी, जहां पर आप जा सकते हैं भाई। सिंखोरी क्लास 10th पर आप जाओ टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर पूरा सॉल्यूशंस आपको वहां मिल जाएगा। आप देखना इसमें क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द गैसेस इवोल्व द एनोड। अब यहाँ पर रखा है, यहाँ पर एनोड है एक यहाँ पर और कैथोड है। ठीक है, कैथोड इन अबो एक्सपेरिमेंटल, भाई यहाँ पर क्या दे रखा है, ये पार्ट कौन सा, एनोड है, ये आपका पार्ट दे रखा है। इसमें ये जो पार्ट है ये एनोड का है और ये कैथोड का है। इसमें आपको दो रोड्स लटकाई गई है भाई, ये आपकी इलेक्ट्रिकल रोड्स लटकाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व इन द एनोड एंड कैथोड इन द अबव एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर दूसरा बताना, नेम द प्रोसेस ऑफ द अकर्स बाय इट्स कोल्ड सो। भाई यहाँ पर आपको एक प्रॉपर रिएक्शन बताने के से इनमें क्या हो रहा है। अब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की जब रिएक्शन जब वाटर के साथ हम करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक यहाँ पर देने के बाद, तो क्या हो रहा है, आपको पता है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किधर की तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव की पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो यहाँ पर जब मैंने NaCl है कि रिएक्शन H2O के साथ में, और यहाँ पर क्या है
किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में करा रहा हूं भाई। यहां पर आप इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है बस सर, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी हम प्रेजेंट करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि सर जो आपका क्या बन रहा है, तो इसमें आपको एक कॉमन फैक्टर नजर आएगा कि जो आपका सोडियम होगा वो किसकी तरफ जाता है, यहां पर नेगेटिव की तरफ यहां पर मूव करेगा। किसकी तरफ भाई, नेगेटिव की तरफ मूव करता है, याद रखना। तो यहां पर आपके क्या बनते हैं, NaOH बनेगा, साथ में हाइड्रोजन बनेगा, साथ में Cl2 बनता है। और आपके एनोड और कैथोड की तरफ कौन आते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की तरफ यहां पर इसकी तरफ Cl माइनस यहां पर माइनस आना आएगा, जबकि यहां पर आपका Na प्लस आयन से यहां पर आते हैं। ये याद रखना, यहां पर Cl माइनस आयन कहां पर आता है, आपका पॉजिटिव एनोड की तरफ आता है। ये आपको कॉमन फैक्टर नजर आएगा इसमें, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीव्स ऑफ प्लांट वर कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉयल, हाउ वुड इफेक्ट इन फिजियोलॉजी प्लांट। भाई यहां पर आपको बताना है। नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है कि सर लिम्फ एंड इंपॉर्टेंट फूड इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन, द लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक्ड, हाउ वुड यू अफेक्ट ह्यूमन बॉडी, एलाबोरेट। भाई यानी कि लेस ऑफ वाटर जब करते हैं, जब लेस ऑफ वाटर होगा तो यहां पर ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन नहीं होगा। यानी यहां पर जब लीव्स ऑफ प्लांट्स यहां पर एल्यूमिनियम फॉयल से क्या करते हैं, जब यहां पर आपको पता है इनकी वजह से तब क्या होगा, लेस ऑफ वाटर की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो पानी की कमी होगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, यहां पर रेस्पिरेशन यहां पर नहीं होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन के साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी यहां पर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि दोनों चीजें यहां पर नहीं होती है। अब मान के चलो यहां पर लिम्फ इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी में, फ्लूइड इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब लिम्फ वेसल्स को यदि मैं ब्लॉक कर देता हूं तो वाटर जो रिडक्शन है वो और फैट स्टोरेज, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मान के चलो लिम्फ को हम ब्लॉक कर देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो फैट जमा होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट जमा होते हैं, बाद में खाना खाने के बाद जो फैट जमा होते हैं, फैट स्टोर्ड यदि करना है तो भाई आपको लिम्फ को चालू रखना पड़ेगा। यदि मैं यहां पर यदि लिम्फ को यहां पर क्या करता हूं, ब्लॉक कर देता हूं, तो यहां पर फूड स्टोर यहां पर नहीं होने वाला है, फूड स्टोर नहीं होगा। याद रखना ये फूड स्टोर नहीं होने वाला है। यदि लिम्फ ब्लॉक है तो फूड स्टोर नहीं होगा, यदि लिम्फ ब्लॉक नहीं है तो फूड स्टोर आराम से यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रोहित wants to have a erect image of object using a covering mirror of focal length। अब यहां पर मुझे बताना है कि सर इसमें फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर। दूसरा यहां पर स्पेसिफाई द रेंज पूछा है आपसे, सर इसमें स्पेसिफाई द रेंज क्या होगी। अब यहां देखो कि सर जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होगा, ये आप यहां पर इस तरह से आपको बताना पड़ेगा कि सर इसमें ये फोकल लेंथ है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है यहां पर इसके बीच में रखा है हमने, कुछ इस तरह से यहां पर इसको रखा है। तो यहां पर देखना कि ये लेंस कैसे बन रहा है, कि इसमें जो लेंस बनेगा कुछ इस तरह से यहां पर लेंस बन रहा है। जो लेंस है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट यहां पर नजर आ रहा है, ये आपको ये कुछ इस तरह से लेंस यहां पर नजर आएगा। देखो ये ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पर रखा है, आपका ये ऑब्जेक्ट को यहाँ बीच में रखा है मैंने, बिल्कुल। और ये इमेज कहाँ बन रही है, कुछ इस तरह से यहाँ पर इमेज बनेगी, यहाँ पर कुछ इस तरह की इमेज यहाँ नजर आने वाली है। तो ये आपको जो लेंथ यहाँ पर बन रही है ये इस तरह का बनेगा, ये याद रखना, ठीक है। इस तरह का यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। तो ये आपका जो ये है ये कुछ इस तरह का यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि जीरो जो ए है, ए में आपको दिखेगा रेंज कितनी, 0 से 40 सेंटीमीटर इसकी रेंज होती है, याद रखना, ठीक है। नंबर बी में आपको दिखेगा कि सर यहाँ पर क्या है, बी और ई में लार्ज टाइप का यहाँ पर क्या है, डेंटिस्ट टाइप का दिखेगा। यहाँ पर जो यहाँ पर रेंज तो आपको दिख गई, और ये किसका है, डेंटिस्ट टाइप का यहाँ पर नजर आता है। देखो यहाँ पर आंसर आपको मिल गया होगा इसका कि भाई इसके अंदर यहाँ पर देखो तीसरे में पूछा है मिरर ऑफ द फॉर्मेशन, डेंटिस्ट टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। याद रखना डेंटिस्ट टाइप का हम फॉर्मेशन करते हैं और इसमें मिरर इमेज होती है। भाई डायग्राम यहाँ पर मैंने बना दिया, सर डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम इस तरह से होगा। साथ में ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या इसकी रेंज होती है 0 से 40 सेंटीमीटर इसकी रेंज यहाँ पर होती है, याद रखना, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 31, बस यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन और बच रहे हैं, फिर यहाँ पर पेपर कंप्लीट हो जाएगा। देखना, a lens of focal length 5 centimeter being used wire
यहां पर दे रखा है कि बाय डाटा श्री देवाश्री is laboratory and magnifying glass her least distance of the distinct vision 25 सेंटीमीटर। अब यहां आपको बताना है कि मेनली आपको पता है कि सर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पीछे की तरफ यहां रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर। तो ये आपका 25 सेंटीमीटर नॉर्मली होता है, ये क्या है आपका नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है, इसको पीछे की तरफ रख दिया, इसको कहां रख दिया है, पीछे की तरफ यहां रख दिया है। तो ये आपका एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है, कितने 25 सेंटीमीटर दूर पर यहां पर होता है, नॉर्मल आपको पता है 25 सेंटीमीटर पर होगा। अब आपको देखना है कि ये कितना दूर यहां पर बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट से यहां पर कितना दूरी यहां बनेगा। देखो ये जो पॉइंट नजर आ रहा है इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट से सिंपल सी बात है, कुछ इस तरह से यहां पर दिखेगा, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, यहां से ये 25 सेंटीमीटर नजर आ रहा है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर नजर आ रहा है। तो ये आपको यहां से ये 25 सेंटीमीटर है ये आपका, फिर यहां से ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है ये वाला। अब यहां पर हम बना देंगे कि सर ये इस तरह से लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होता है, बिल्कुल कॉनकेव यहां पर लेंस नजर आएगा या कॉन्वेक्स नजर आएगा, ये बताओ आप यहां पर कौन सा होगा। ये इसका क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट होता है, ये इसका ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप यहां पर बना सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको नजर आने वाला है, बिल्कुल। अब आपको पता है कि इसमें f बराबर +5 यहाँ सेंटीमीटर नजर आएगा और साथ में v बराबर -25 सेंटीमीटर यहाँ पर नजर आ रहा है, v बराबर यहाँ पर 25 सेंटीमीटर नजर आता है, ठीक है। और साथ में आपसे पूछा है म्यू, यहाँ पर पूछा है, तो आपको फॉर्मूला पता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u यहाँ पर होगा, इससे आप इसको निकाल सकते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस यहाँ पर क्या हो जाता है, 1/f यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको हम निकाल सकते हैं कैसे कि सर यहाँ पर 1/u कितना है, यहाँ पर 1/v माइनस 25 सेंटीमीटर है, 1/f कितना हो जाएगा, 5 आ जाता है, 5 आ जाता है, साथ में मैं जब निकालता हूँ तो 1/u कितना है यहाँ पर 25 हो जाएगा, और साथ में ये कितना आ जाता है नॉर्मल -1/-5 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब ये कितना 1/-u कितना आ गया है यहाँ पर, ये -6/25 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। जब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यार m बराबर कितना होता है, v/u होता है, ठीक है, कितना होता है v/u, m बराबर v/u यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि m बराबर v/u को जब हम रखते हैं तो मान देखना कैसा आता है कि भाई यहाँ पर जब मैं रखता हूँ तो देखना b कितना -25 है, और यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ तो 25/6 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जब यह उल्टा करता हूँ तो m बराबर यहाँ पर -25/-25 इंटू 6 करता हूँ तो m बराबर कितना आ गया है 6 यहाँ पर मान आ जाता है। तो याद रखना भाई ये इसमें कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है। कंप्लीट भी आंसर आपको यहाँ बता दिया कि यहाँ कैसे कैसे होगा, ये कंप्लीट आंसर यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें कैसे कैसे यहाँ पर आने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 31 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखना तो 32 की बात करता हूँ सर, यहाँ पर कि a student fixed white sheet of paper on drawing board, he placed a bar magnetic in the center and sprinkled some iron filling uniformly around the bar magnetic, then he taps gently and observed that iron filling arrange themselves in a certain pattern। अब यहां देखना है कि सर why do iron filling arrange themselves in a particular pattern, because of ये tiny होता है, बिकॉज ऑफ कैसा पैटर्न दिखेगा सर, यहाँ पर आपको टाइनी पैटर्न दिखता है। देखो पहला ऑप्शन यहाँ पर पढ़ो, ये कैसा होता है टाइनी पैटर्न आपको दिखेगा, साथ में यहाँ पर दिखेगा सर टाइनी मैग्नेट फील्ड यहाँ पर दिखता है। देखो यहाँ पर एक रोड है और रोड के चारों तरफ आप देखते हो सर यहाँ पर ये पूरा ये पैटर्न है, तो ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पर जो फील्ड होगा वो कैसा होता है, टाइनी मैग्नेटिक फील्ड होता है, टाइनी मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आता है, ठीक है, नंबर ए, ठीक है। नंबर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर बी में क्या आ जाएगा, विच फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेट्स पैटर्न फील्ड ए अराउंड द मैग्नेट। भाई चारों तरफ कौन है, इसको मैंने क्या बोला है, नंबर टी को या मैग्नेटिक फील्ड बोला है, मैग्नेटिक फील्ड बोला है।
तो नंबर सेकंड का आंसर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। नंबर सी देखना कि भाई स्टेट एंड टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब नंबर सी में क्या है, स्टेट ऑफ टू प्रॉपर्टीज बनाए मैग्नेटिक फील्ड की। भाई इनसाइड द मैग्नेटिक नोड टू साइड जाता है। आपको पता है कि भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखते हैं तो भाई नोड टू साइड जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि सब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर अंदर की तरफ इनसाइड द मैग्नेटिक यहाँ पर कहाँ जाता है, नोड टू साइड जाता है, वो भी स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर जाएगा। ठीक है, फिर ये दे आर क्लोज टू रूट्स, यानी कि ये दो बहुत क्लोज होते हैं। अब यहाँ देखना, इसके बाद यहाँ बात करता हूँ इसके और वाला जो ऑप्शन है उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर और में क्या देखा, एक कंपास नीडल, ये तो कंप्लीट हो गया भाई, इसमें हमने देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखना दूसरा वाला, समझो भाई यहाँ पर एक कंपास नीडल ए प्लेस ए नियर करंट कैरिंग वायर, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिवन रीजन फॉर द सेम इन ईच केसेस। भाई यहाँ पर दूसरा पहला पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ए वायर इंक्रीजेस द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर। भाई आप मुझे बताओ कि भाई एक वायर है, जब यहाँ पर एक वायर की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपको पता है कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी जो डिस्टेंस है उसके क्या होता है, समानुपाती होगा, यानी कि एरिया के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर डिस्टेंस के समानुपाती होता है, यानी समानुपाती होगा नहीं भाई, आपको पता है डिस्टेंस क्या हो गई, एक तरह का एरिया हो गया। एरिया के यहाँ पर कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक होता है वो आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है डिस्टेंस के। ठीक है, और जो करंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो करंट है उसके समानुपाती होता है, ये याद रखना, करंट के समानुपाती होता है, ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। अब देखना, why is damage to the ozone layer a cause for the concern what is caused by the step being taken limited। आपको पता है कि भाई ओजोन लेयर को बचाने के लिए, ओजोन लेयर होती है उसको बचाने के लिए यहाँ पर देखो आपकी गैस आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हम डैमेज हो जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से डैमेज हो जाते हैं, काफी सारी चीजें, जैसे प्लास्टिक को आप जलाते हैं तो प्लास्टिक को जलाने से वहां से गैस निकलती है, वहां से हो जाते हैं, पोल्यूशन हो रहा है, यानी कि इतना सारा पोल्यूशन है, पोल्यूशन से भी ये चीज आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, तो ये चीज याद रखना। और काफी सारी चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पर। 34 में आता है, सृष्टि हीटेड द एथेनॉल ए कंपास ए एंड प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ द कंसर्न सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑब्जर्व ए स्वीट smelling compound B and formed when we treated sodium hydroxide it gives back ethanol A and compound C। अब identify A and B, भाई आइडेंटिफाई करना है A और B को, आइडेंटिफाई करना है कि A कौन सा होगा, B कौन सा होगा। जब यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, C2H5OH का जब यहाँ पर करवाता हूँ, क्या है C2H5, जब OH की रिएक्शन यहाँ पर करवाता हूँ CH3COOH के साथ जब मैं करवा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या बन रहा है, CH3COOC2H5 बन रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है, CH3COOC2H5 यहाँ पर बन रहा है, यानी कि ASTER का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। किसका, एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, किसका, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है ये। और इसमें से जो A है वो क्या हो जाएगा, ये A है और ये आपका B यहाँ पर हो जाता है। अब बात कर रहे हैं भाई कि गिवन वन ईच ऑफ द कंपाउंड A एंड B, यानी कि यहाँ पर देखा भाई C कौन सा होगा। अब C कौन सा होता है, यहाँ पर देखना C है, यहाँ पर इसी को लेते हैं CH3COONA। यहाँ पर जब मैं रिएक्शन करवाता हूँ COOC2H5, यहाँ पर एस्टर को लेता हूँ CH3COOC2H5 की रिएक्शन जब हम यहाँ पर करवा रहे हैं भाई NaOH के साथ करवा रहे हैं, NaOH के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे भाई, CH3COONA, CH3COONA यहाँ पर बन रहा है, CH3COONA बन रहा है और C2H5 बन रहा है। बिल्कुल भाई C2H5 यहाँ बनेगा, देखना C2H5 यहाँ बनेगा और साथ में OH बनता है, कि यहाँ पर ये क्या है, एथेनॉल बन रहा है। भाई रिएक्शन देख लो, यहाँ पर आपको यहाँ पर मतलब क्या है, रिएक्शन से मतलब है कि यहाँ A कौन सा है, B कौन सा, C कौन सा है, उससे यहाँ पर आपको मतलब है। तो यहाँ पर आपको देखना है जो आपका CH3COO है वो क्या हो जाएगा, C यहाँ पर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, C यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर एथेनॉल कन्वर्ट द एथीन यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब देखना इसी पार्ट में यहाँ पर मैं बात करूं आपसे कि अगला, इसी पार्ट में अगले की बात करते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सर यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंसर्न सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट हीटेड एथेनॉल 443 केल्विन रिएक्शन
जब मैं इसको गर्म करता हूं तो क्या रिएक्शन होता है एथेनॉल का, तो एथेनॉल का रिएक्शन क्या होगा कि सर ये इसको कवर कर लेगा एथीन में, यानी कि ये कन्वर्ट कर देता, जो एथेनॉल है इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एथीन में कन्वर्ट कर देता है, एथीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखना इसी पार्ट का मैं अगला पार्ट बताता हूं। इसमें क्या हो रहा है, इसके पास में यहां पर बी आ रहा है, रीशु बाय मिस्टेक फॉरगेट अ लेवल ऑफ 2 ट्यूब्स, यहां पर 2 ट्यूब्स दी गई है जिसमें आपको एक नजर आ रहा है कि सर यहां पर कंटेनिंग इथेनॉल एथेनोइक एंड सजेस्ट द एक्सपेरिमेंट ऑफ द आइडेंटिफाई द सब्सटेंस करेक्टली। भाई यहां बताना है कि इल्यूजेट, यहां पर जो सब्सटेंस दिया गया है रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशन। भाई केमिकल इक्वेशन से रिएक्शन है वो बताना है कि आपको यहाँ पर जब एथेनॉल की NaOH के साथ रिएक्शन करता हूं तो यहाँ पर रिएक्शन क्या आती है वो आपको यहाँ पर बताना है कि सर यहाँ पर एथेनॉल की जब रिएक्शन NaOH के साथ करता हूं, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्शन होती है, और यहाँ पर इथेन की रिएक्शन यहाँ पर किसके साथ कर रहा हूं, NaOH के साथ कर रहा हूं। तो इसी को यहाँ पर डिटेल में देखना चाहते तो आप वहां पर डायग्राम से भी देख सकते हैं सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why it is not possible to reconstruct the whole organism for the fragment in a complex multicellular organism। और सेकंड क्या दे रखा है कि जो सेक्स ऑर्गेनिज्म, सेक्स जो मैच्योरेशन होता है, रिप्रोडक्शन बाय द टिश्यू और ऑर्गन्स आर नेसेसरी, किस चीज के लिए नेसेसरी है भाई, यहाँ पर आपका लिंक फॉर रिप्रोडक्शन फॉर, यहाँ पर ये बताना है कि सर रिप्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन में बताएंगे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है वो सेलुलर होगा। भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यार आपको दिख रहा है कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होता है, सेलुलर टाइप का होगा, उसमें आप फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन यार उसकी जैसे मान के चलो ह्यूमन है, ह्यूमन की सेल वापस क्यों नहीं बनती है, आपको पता है कि सर यहाँ पर ह्यूमन के जो कोई भी हाथ है पैर है वापस क्यों नहीं आते, उसमें फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई आपको पता है जो ह्यूमन है उसमें सबसे पहले एटम बनता है, एटम से मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से यहाँ पर क्या बनता है, मॉलिक्यूल से आपकी सेल बनेगी, सेल से यहाँ पर टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से यहाँ पर क्या बनते हैं, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से यहाँ पर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से यहाँ क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है मेरे प्यारे बच्चे, ऑर्गेनिज्म। इतना लंबा प्रोसेस किसका है, ये आपका ह्यूमन का प्रोसेस होता है। ये याद रखना कि भाई स्मॉल है, इसमें कौन सा ज्यादा है कौन सा ज्यादा, ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये किसके लिए भाई, यहाँ पर एक्सप्लेन द हाउ द यूट्रस, भाई यहाँ पर ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। आपको पता है कि जो प्लेसेंटा होता है उसमें यूट्रस के अंदर आपका फूड न्यूट्रिशन न्यूरिशमेंट का पूरा काम आपका यही करता है। अब 36 नंबर का है भाई, बहुत ही ज्यादा पैरेलल है, इसको आप डिटेल से देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर होने वाला है, डिटेल्स लिए आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़िएगा कि 36 नंबर का क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि सर इसके पास में आपका 4 5 यानी कि इसमें आप एक सूत्र लगा सकते हैं कि सर यहाँ पर 1/r, यहाँ पर 1/rp बराबर 1/r प्लस 1/, भाई ये आपका एक पैरेलल का सूत्र यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको 2r लगाना है, प्लस में आपको 1/20 प्लस 1/30 यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसको आप सोल्व करिएगा, पूरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सर इसमें कितना आता है तो आप यहाँ पर देख लो जल्दी जल्दी से, इसमें क्या आने वाला है, 5.2r प्लस में यहाँ पर 50/60 यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप सोल्व करो तो यहाँ पर आपको लास्ट में मिलेगा सर r बराबर यहाँ पर 150 ओम यहाँ पर नजर आता है, इसका आंसर ये आपको नजर आ जाता है। ठीक है, ये पूरा नजर आपको यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको ये पूरा पेपर सोल्व करना है कि सर इसमें पेपर में क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन आपको देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर पूरा सॉल्यूशंस वहां मिला है, वहां देख सकते हैं आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द 2 स्टूडेंट डिसाइड द इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वाटर एंड एयर आयरन, यहां पर पूरा बताना है कि सर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट पूरा बताना है कि सर इसमें एक्सपेरिमेंट कौन सा होगा, इसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंट बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखो एक बार, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो चीज यहाँ पर देखना है कि सर यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड भी बढ़ेगा, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या है, ऑक्साइड भी यहाँ पर बढ़ रहा है, भाई आयरन ऑक्साइड है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा। तो वो चीज यहाँ पर दी गई है, वो चीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी, सर यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो चीज समझ में आ जाएगी भाई, बिल्कुल इससे ही कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो प्रोसेस चल रहा है नंबर फर्स्ट हो गया, नंबर फर्स्ट के लिए ये हो गया। नंबर सेकंड में जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन,
गैल्वेनाइजेशन की पूरी प्रोसेस होती है वो आपके नंबर सेकंड में आ जाती है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर इसकी मैं बात करता हूं। इसमें इन द विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ आयरन रस्टिंग विल अकर मोस्ट सपोर्ट योर आंसर विद विच वैलिड रीजन। अब यहां बताना है कि भाई कौन सा वैलिड रीजन इसका आता है। 37 नंबर का क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल, इसमें सबसे पहला क्या है कि इसके पास में नंबर फर्स्ट तो हमने देख लिया, नंबर सेकंड में क्या है कि इसमें आपका गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस होती है। कौन सी होती है? गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर होगी, इसलिए यहाँ पर कौन सा भाई बी के अंदर यहाँ पर जो आपका ये दिख रहा है ये वाला रोड है, इसमें आपका बिल्कुल सही हुआ था आयरन हीलिंग्स ए गेट, ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जो आयरन वाला हीलिंग्स गेट है वो एकदम सही यहाँ पर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 38 आता है, पूजा हैज ग्रीन। भाई पूजा के पास क्या है? ग्रीन है। अब ये वैसा ही है भाई, जेनेटिक्स से क्वेश्चन आपका हेरिडिटी से क्वेश्चन है कि भाई पूजा हैज ए ग्रीन आईज वाइल हर पेरेंट्स, यानी पूजा के पास ग्रीन आई है। अब इसको वैसे ही क्रॉस करना जैसे हमने यहाँ पर मोनोहाइब्रिड में किया था। तो पूरा चैप्टर यदि आप पढ़ना चाहते हैं इसमें तो भाई हेरिडिटी में आपको पूरा मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ बताऊंगा आपको, सिंखोर एजुकेशन में पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा टॉपिक में बता दूंगा, पूरा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वैसे ही क्रॉस इसको करना है जैसे हमने उसको किया था। ठीक है, कोई भी टफ चीज नहीं है इसमें, भी कोई टफ चीज यहाँ पर नहीं आई है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि द अवोक इमेज ऑफ दैट, यहाँ पर भाई इसमें आपका क्या यूज कर रहा है? कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर यूज कर रहा है। भाई यहाँ पर क्या है? कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि भाई इसमें जो इमेज बन रहा है इसमें कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर यूज कर रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, जो इमेज यहाँ पर नजर आ रही है उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अब देखना, द इमेज आर दैट द स्प्लेसिव द प्रोजेक्टर स्लाइड द स्मॉलर ट्रांसलेटेड माउथ ऑफ द स्टडी द आइडेंटिकली मैग्निफिकेशन एंड द project since they have a high resolution, high image quality, they put in the particular orientation so that the viewers see the enlarged image that translate slide the means that the slide have to upside down the projector days, यानी कि the shown student image intersected investigate, यानी कि यहाँ पर आपको देखना है कि जो लेंस दिखेगा वो कौन सा है। भाई यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस आपको नजर आएगा। इसमें कौन सा लेंस दिख रहा है? भाई कॉन्वेक्स लेंस आपको नजर आता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे मान के चलो कि आपका यहां पर है ये कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये माइनस म्यू है, तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट कहां पर बनेगा? भाई यहां पर। बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट उल्टा रखा हुआ है तो यहां पर ये क्या है? वी फॉर्म में यहां पर आ जाता है। ये कहां पर? वी फॉर्म में यहां पर आ जाएगा। ये याद रखिएगा, ये वी फॉर्म में यहां पर आ जाएगा, यानी कि यहां पर एफ बराबर क्या है? प्लस 20 सेंटीमीटर यहां पर आपको नजर आएगा। ठीक है, बिल्कुल। और ये f बराबर क्या है? 20 माइनस, ये माइनस में आपको दिखेगा 21 सेंटीमीटर यहां पर दिखेगा, माइनस में आपका म्यू है जो माइनस में 21 सेंटीमीटर यहां पर नजर आने वाला है। ठीक है, और व्यू बी आपको यहां पर निकालना है, तो आप बी वैसे ही निकाल लो जैसे आपको लेंस दिया गया है। तो ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है किसका? भाई ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है आपके पेपर का। भाई ये आपके सैंपल पेपर था 2022 और 2023 का सैंपल पेपर था, जिसके अंदर 39 क्वेश्चंस आपको नजर आए, जिसमें से एक मैंने जनरल आपको आइडिया बता दिया है, सॉल्यूशन बता दिया कि कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। यदि आप इसका फुल ऑन सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, फुल ऑन सॉल्यूशन देखना चाहते हैं इसका, तो भाई यहाँ इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। और आपका एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से भी आप फुल ऑन सॉल्यूशंस देख सकते हैं, जिसका नाम है भाई सिंकोरी क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ, सिंकोरी क्लास 10th, और साथ में क्लास 11th और क्लास 12th भी यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप कोई भी भाई बहन हो, यदि आप क्लास 7th में तो क्लास 11th का ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से पूरा आपको क्या मिलेगा? पूरा स्टडी मटेरियल आपको वहां से मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल वहां से आपको मिल जाएगा। तो भाई ये आपका था एक बहुत प्यारा वीडियो जिसमें आपको फुल ऑन सॉल्यूशन दिया गया है कि भाई यहाँ पर कैसे कैसे सोल्व करना है पेपर को। यदि आप चाहते हैं कि फुल ऑन सॉल्यूशन मिले तो आओ सिंखोर एजुकेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पूरे सारे दुनिया जहां में फैला दो। बच्चा मिलता है अगले क्लास में वही कुछ नई वीडियो लेकर। नमस्कार, थैंक यू।